हे एवरीबॉडी, मैं हूं शिफाली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीडी स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैरिज अंडर हिंदू लॉ और उससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर मेंशन करी गई हैं। इससे पहले हम जाने कि हिंदू लॉ के अंडर मैरिज का क्या प्रोसीजर है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो हमें फुलफिल करनी होगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो इस एक्ट में वर्ड हिंदू यूज करा गया है, इसका वाइडर मीनिंग क्या है। दोस्तों, हम आम लोगों को ज्यादातर ये लगता है कि ये जो वर्ड हिंदू यूज करा गया है ये सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित है, बट नहीं। इस एक्ट और लॉ के अकॉर्डिंग ये हिंदू में कौन कौन सी 3 टर्म्स इंक्लूड होती हैं। इट इंक्लूड सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। मतलब इन 3 रिलीजन के लोगों को अगर मैरिज करवानी है या डिवोर्स लेना है तो उसके लिए उनको हिंदू लॉ और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की प्रोविजंस को फॉलो करना होगा। और इसके बाद इसमें कौन कौन सी टर्म्स इंक्लूड नहीं है। इट डज नॉट इंक्लूड मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, ज्यूज। मतलब कि ये धर्म अपनी अगर मैरिज करवाना चाहते हैं, इस धर्म के लोग, या डिवोर्स जैसी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, तो इनके लिए इनका एक अलग लॉ प्रोवाइड किया गया है। इनको अपना लॉ फॉलो करना होगा और इनकी प्रोविजंस डिफरेंट होने के कारण ये वर्ड हिंदू में इंक्लूड नहीं होते हैं। आइए टर्म हिंदू को हम एक इजी एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज एक बॉय है जो सिख फैमिली से बिलोंग करता है और एक गर्ल है जो हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है। तो अगर इनको अपनी मैरिज करवानी है तो क्या इनकी मैरिज वैलिड होगी? जी हाँ, इनकी मैरिज बिल्कुल वैलिड होगी, बिकॉज ये दोनों हिंदू लॉ को ही फॉलो करते हैं। और अगर इनको अपनी शादी करवानी है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की प्रोविजंस को फॉलो करके ये अपनी मैरिज सॉलेमनाइज करवा सकते हैं। और अगर हम दूसरी एग्जांपल लें, सपोज बॉय जो मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करता है और एक गर्ल है जो हिंदू फैमिली को बिलोंग करती है, तो अगर ये मैरिज करवाना चाहे, क्या इनकी मैरिज वैलिड है? जी नहीं, क्योंकि ये दोनों हिंदू लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और ये दोनों अलग अलग लॉज को फॉलो करते हैं। और अगर इनको अपनी शादी करवानी है तो उसके लिए सबसे पहले इन्हें अपना रिलीजन कन्वर्ट करवाना होगा ताकि इनकी मैरिज वैलिड मानी जाए। आइए अब हम फोकस करते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर, विच इज अबाउट व्हाट आर द वैलिड कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ये बताया गया है कि अगर 2 हिंदूज को आपस में मैरिज करवानी है तो कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना होगा ताकि वो अपने मैरिज को वैलिड प्रूव कर सके। आवर फर्स्ट लीगल रिक्वायरमेंट इज नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द मोमेंट ऑफ मैरिज। मतलब कि हस्बैंड अपनी वाइफ के रहते हुए सेकेंड मैरिज नहीं करवा सकता जब तक उसकी वाइफ के साथ उसका डिवोर्स ना हो गया हो या उसकी वाइफ की डेथ ना हो गई हो। सेम वाइफ भी अपने हस्बैंड के रहते हुए सेकेंड मैरिज नहीं करवा सकती। आइए इस पॉइंट को एक बहुत ही फेमस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक फेमस सुपरस्टार, आप सब जानते ही होंगे, धर्मेंद्र जी। उन्होंने हेमा मालिनी जी से शादी करने के लिए सबसे पहले अपना रिलीजन मुस्लिम में कन्वर्ट करवाया था, क्योंकि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग सेकेंड मैरिज वैलिड नहीं है और मुस्लिम लॉ में बायगैमी वैलिड है। तो उन्हें अपनी मैरिज को वैलिड प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपना कन्वर्जन करवाना पड़ा था इनटू अनदर रिलीजन, ताकि वो अपनी मैरिज को वैलिड करार कर सके। और सेकेंड पॉइंट इज एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी इज गिविंग कंसेंट ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब शादी के टाइम कोई भी पार्टी ऐसी ना हो जिसने शादी की कंसेंट अपनी दिमागी संतुलन खराब होने पर दी हो। मतलब कि जब उसने कंसेंट दी हो तो उसका माइंड अनसाउंड हो, यानी कि उसकी दिमागी संतुलन ठीक ना हो, तो वो कंसेंट अगर उसने उस कंडीशन में दी है तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। और सेकेंड पॉइंट इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और टू एन एक्सटेंट वेयर ही और शी इज अनफिट फॉर मैरिज। मतलब वो ऐसे मेंटली संतुलन से गुजर रहे हैं या ऐसी बीमारी से गुजर रहे हैं कि उनकी शादी और उनका बच्चे पैदा करना पॉसिबल नहीं है। और थर्ड पॉइंट इज सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। मतलब दोनों पार्टीज में से किसी को भी पागलपन के दौरे पड़ते हैं या कोई भी एक पागल है तो वो भी मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी। और थर्ड रिक्वायरमेंट,
bridegroom must complete the age of 21 years and bride must complete the age of 18 years। मतलब कि मैरिज वैलिड होनी चाहिए, उसके लिए सबसे पहले ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि लड़के की एज कम से कम 21 ईयर्स एंड लड़की की एज कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए, तभी वो मैरिज वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज वो मैरिज वैलिड नहीं होगी। सेक्शन 5 की 4th प्रोविजन क्या कहती है उसको जानने के लिए हम एक बार बेयर लैंग्वेज रीड करते हैं। Parties are not within their degrees of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them permit for such a marriage। मतलब कि अगर दो हिंदूज की मैरिज करनी है, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट की प्रोविजंस को फॉलो करके मैरिज करनी है, तो मैरिज करने वाली पार्टीज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ऐसे एक पर्सन है, ये उसके फादर हैं, ये मदर हैं, ये ब्रदर और सिस्टर, तो इनमें से किसी के साथ भी अपनी मैरिज सोलेमनाइज नहीं करवा सकता, क्योंकि ये सारे रिलेशन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। अगर वो इनमें से किसी से भी मैरिज करवाएगा तो वो मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी, वाइड हो जाएगी। अब हम सेक्शन 5 की लास्ट कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो ज्यादा लोगों को समझ नहीं आती है, विच इज अबाउट पार्टीज आर नॉट सपिंदास टू ईच अदर। दोस्तों, सपिंदास टर्म से आप क्या समझते हैं? मतलब कि दो पार्टीज जो सेम पिंड से हो, यानी कि सेम गांव से हो, वो मैरिज नहीं करवा सकती। उनकी मैरिज तब तक वैलिड नहीं हो सकती जब तक उनका कस्टम, यानी कि कस्टम मतलब वो रूल या उसके वो रिवाज जो बहुत ही बरसों से चल रहे हो, वो अलाउ नहीं कर देते, तब तक वो सेम पिंड वाली दो पार्टीज आपस में मैरिज नहीं करवा सकती। अब सपिंदास रिलेशनशिप को समझने से पहले सबसे पहले हम ये दो टर्म्स को ध्यान से समझेंगे, लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट। दोस्तों, इन दोनों टर्म्स को समझना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको सपिंदास के बारे में ध्यान से पता लग सके। सबसे पहले लीनियर असेंडेंट क्या है और लीनियर डिसेंडेंट क्या है। सपोज इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक्स एक पर्सन है, ये उसका फादर है और ये उसकी मदर है। अब फादर के पापा एक्स के क्या हुए? दादा, और ये कौन हुई? उनकी दादी। इधर मम्मा वाली साइड से एक्स की मदर है, मदर के फादर उसके क्या हुए? नाना और ये नानी। तो ये सारे रिलेशनशिप्स हैं। अगर हम बात करें कि लीनियर असेंडेंट क्या है और लीनियर डिसेंडेंट क्या है, सबसे पहले लीनियर असेंडेंट, जब हम नीचे से लेके ऊपर तक के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको लीनियर असेंडेंट कहा जाता है। सपोज एक्स के लिए उसका फादर और आगे उसके दादा और दादी क्या हुए? लीनियर असेंडेंट। और सेम इधर एक्स के लिए उसकी मदर और आगे उसके नाना और नानी उसके लिए क्या हुए? लीनियर असेंडेंट। और अगर हम बात करें लीनियर डिसेंडेंट की, तो डिसेंडेंट से आप याद रखो डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अब हमने ऊपर से नीचे को जाना है। मतलब अब क्या करेंगे हम? P1 यानी कि ये है नाना, नाना और नानी के लिए उसकी मदर और उसकी मदर के लिए आगे एक्स क्या हुआ? लीनियर डिसेंडेंट। सेम इधर देखें तो दादा और दादी के लिए उसके फादर और उसके फादर के लिए आगे एक्स क्या हुआ? लीनियर डिसेंडेंट। मतलब एक्स के लिए ये पार्टीज असेंडेंट हुई और इन दोनों पार्टीज के लिए और फादर और मदर के लिए एक्स लीनियर डिसेंडेंट हुआ। ये वर्ड्स को समझाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि ये पॉइंट इन वर्ड्स पर ही टिका हुआ है। अब इसमें बात करेंगे कि सेम पिंड की बात कर रहे थे, तो जो एक्स है वो अपनी मदर वाली साइड से 3rd जनरेशन तक मैरिज नहीं करवा सकता। 3rd जनरेशन मतलब इसमें एक्स को हम इंक्लूड करेंगे, एक्स को हम 1st जनरेशन मानेंगे। मतलब एक्स खुद और उसके आगे मदर, ये हो गई 2nd जनरेशन और ये कौन हो गया? 3rd जनरेशन। तो एक्स क्या है? अपने नानके वाली साइड से, जिसको बोलते हैं नाना नानी तक, 3rd जनरेशन तक शादी नहीं करवा सकता। और अगर 3rd जनरेशन तक किसी से भी शादी करवाता है तो वो मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी। और अगर हम बात करें उसके दादा और दादी, तो एक्स अपने फादर वाली साइड से 5th जनरेशन तक शादी नहीं करवा सकता। और अगर ये 5 पीढ़ियों तक किसी से भी शादी करवाता है तो उसकी मैरिज वैलिड
नहीं मानी जाएगी। वो कहते हैं ना कि आप दोनों सेम गांव से हो, आपकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि आप तो भाई बहन लगे। वही सारा कॉन्सेप्ट इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। और अब हम एग्जाम्पल्स लेके ये थर्ड जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, आप कंफ्यूज ना हो। चलिए ये थर्ड और फिफ्थ जनरेशन वाले पॉइंट को बहुत ही ध्यान से एक बार दोबारा ये एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज एक्स एक पर्सन है और ये इसके फादर है और एम इसकी मदर है, और आगे एम के P1 और P2 यानी कि एक्स के नाना और नानी है। तो एक्स की क्या बताया था मैंने आपको, एक्स अपनी मदर वाली साइड से थर्ड जनरेशन तक शादी नहीं करवा सकता। अब एक्स अपने नाना और नानी से तो शादी करवाने रहा, तो अब हम क्या बताएंगे, सपोज एक्स के नाना नानी की एक और बेटी है, एक और बेटी यानी कि एक्स की मासी, और उसके भी आगे दो बच्चे हैं, वन इज सन एंड वन इज डॉटर। और अगर एक्स एम की डॉटर से यानी कि अपनी मासी की डॉटर से मैरिज करवाता है, कि क्या वो मैरिज वैलिड मानी जाएगी? जी नहीं, क्योंकि वैसे तो उसकी मासी हुई, आसान भाषा में तो उसकी वो मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी, बट लीगल लैंग्वेज क्या कहती है, क्योंकि थर्ड जनरेशन कहां तक की थी, P1 और P2, और ये जो n है या n के आगे दो बच्चे हैं, ये भी तो n की तरह थर्ड जनरेशन में ही फॉल करते हैं। मतलब ये भी वही कंडीशन में है जहां पे x है, मतलब कि ये दोनों कैटेगरीज थर्ड कैटेगरीज के अंदर ही फॉल करती हैं, सेम सपेंडास में फॉल करती हैं, इसलिए इनकी मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी। फिर चाहे एम के जो बच्चे हैं, चाहे वो अडॉप्टेड हो, चाहे वो इलेजिटिमेट हो, मतलब इलेजिटिमेट आप समझते हो, जो गैर कानूनी शादी से बच्चा पैदा हुआ हो, अडॉप्शन मतलब अडॉप्ट करा हो, फिर भी वो उसका भाई और बहन ही माना जाएगा। अब फादर की तरफ से बात करें तो एक्स के लिए फादर, फादर के बाद ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, ये तो होगी थर्ड जनरेशन तक की बात, बट फादर वाली साइड हमने फिफ्थ जनरेशन तक ये लिमिट्स को बनाकर रखना है। मतलब कि आगे ग्रैंडफादर के भी मम्मा पापा, जो इसके क्या लगे, परदादा और परदादी, और उनसे होने वाले बच्चे, उससे आगे उसके पड़पड़दादा और पड़पड़दादी, यानी कि फिफ्थ जनरेशन तक एक्स बाउंड है कि वो अपने किसी भी रिलेशन में, फिफ्थ जनरेशन तक के रिलेशन में शादी नहीं करवा सकता। वो सेम सपिंदास यानी कि सेम पिंड और सेम गांव से ही माने जाएंगे। अभी इनके भी जो बच्चे होंगे वो अल्टीमेटली एक्स के भाई बहन, चचेरे मासी का बेटा, मामे का बेटा, वो सारे भाई बहन ही तो माने गए ना। इसलिए फादर की तरफ से फिफ्थ जनरेशन और मदर की तरफ से थर्ड जनरेशन तक एक्स बाउंड है, वो शादी नहीं करवा सकता क्योंकि वो सपिंडास रिलेशनशिप के अंडर फॉल कर रहा है। आई होप आपको ये पॉइंट इस एग्जाम्पल से इजीली समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सपिंडास के कुछ रूल्स दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि आगे जुडिशरी के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, प्री में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। तो अब हम काउंट करेंगे कि सपिंडास रिलेशनशिप में कौन कौन से लिमिट्स को हमें काउंट करना होगा। सबसे पहले द पर्सन कंसर्न इटसेल्फ शुड बी काउंटेड एज अ जनरेशन, मतलब जिस पर्सन से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारी जनरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज इस कंडीशन में एक्स को लिया था, तो एक्स इसको अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में काउंट करेगा। सेकेंड रूल क्या कहता है कि एक्स के फादर वाली साइड की तरफ से फिफ्थ जनरेशन और मदर वाली साइड से थर्ड जनरेशन तक की लिमिट्स को काउंट करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कोई भी बच्चा अडॉप्शन से हुआ है या लेजिटिमेट है या फिर इलेजिटिमेट है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, इलेजिटिमेट मतलब गैर कानूनी शादी से होने वाला बच्चा, तो वो भी इस लिमिट में, सपेंडा रिलेशनशिप की लिमिट्स में काउंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फुल ब्लड, यूट्रिन ब्लड और हाफ ब्लड भी इस लिमिट्स में काउंट हो गए। फुल ब्लड मतलब अगर एक्स के फादर और मदर दोनों फादर और मदर सेम है, उनमें से कोई एक बच्चा बॉर्न होता है तो वो फुल ब्लड कहलाता है, जो कि सपिंडा रिलेशनशिप में काउंट होगा। हाफ ब्लड मतलब अगर एक्स के पापा सपोज किसी और लड़की के साथ रिलेशन बनाते हैं और उनमें से कोई बच्चा आता है, सपोज एक्स की मदर की डेथ हो गई है
और उसके फादर की सेकंड मैरिज हो गई है, तो उस मैरिज से जो भी बच्चा आएगा उसको हम किसका नाम देंगे, हाफ ब्लड का। सेम इधर सपोज एक्स के फादर की डेथ हो गई है और एक्स की मदर की सेकंड मैरिज होने पर जो भी बच्चा पैदा होता है वो एक्स के लिए क्या होगा, यूट्रिन ब्लड। दोस्तों ये भी सपिंडा रिलेशनशिप की लिमिट में काउंट होगा। सो आपको ये 5 कंडीशंस बहुत आसानी से समझ आ गई होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही एग्जांपल्स लेके और जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक लेके मैं आपके सामने आती रहूं, तो मेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं शिफाली आप सबसे अलविदा लेती हूँ। गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।